लेखकों के पास ऐसे कोई बड़े व्यापक सामाजिक और राजनीतिक आदर्श नहीं है कि लेखक बनने के लिए पहले स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया जाए, पहले नक्सल, तो उसके पास युग का आदर्श भी नहीं रहा है और वो युग के आदर्श को निर्मित कर सके ऐसा संघर्ष भी करने को तैयार नहीं रहा है। तो आज का लेखक जो है वो अपनी निजता के खोल में, मुक्तिबोध को भाषा गढ़नी पड़ी थी। आज के लेखक के पास न सिर्फ हिंदी की बनी बनाई परंपराएं भाषिक मौजूद हैं, बल्कि वैश्विक साहित्य की परंपराएं मौजूद हैं। मेरे विचार में हिंदी में कोई किताब बेस्ट सेलर नहीं है। जो नए लेखक हैं और हमारे पास ये अनुवाद का संसार है एक, उन दोनों में तुलना करें तो उसका ये पिछले कम से कम 5-10 सालों में ऐसे कई लेखक आए हैं। कोई यूनिवर्सिटी का संस्करण लिख रहा है, कोई अपने हॉस्टल का संस्मरण लिख रहा है। उसके बनिस्पत एक ये जो हमारे पास, जिसे हम विश्व साहित्य कहते हैं, और ये गंभीर किताबें हैं, जीवनी हो या आत्मकथा हो, इतिहास की हो या दर्शन की। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे नए लेखकों की जो रचनाएं हैं, खास करके उनकी जो शैली है, वो जिस शैली में लिखते हैं। हिंदी में जो नया लेखन है उसने भाषिक लिहाज से, शिल्प के लिहाज से काफ़ी प्रगति की है और उस प्रगति का कारण यह है कि उसका एक्सपोज़र बढ़ा है, दुनिया के में एक्सपोज़र बढ़ा है। वो उस तरह का गांव और कस्बे का लेखक नहीं है। किताबें सर बेस्ट सेलर होने लगी। हाँ, और उनकी ब्रांडिंग इसी से होती है, बेस्ट सेलर हो रही है। बेस्ट सेलर पर हम बाद में आएंगे। वो गांव और कस्बे का लेखक नहीं है और इसका मतलब ये नहीं कि वो गांव और कस्बे से बिलोंग नहीं करता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वो भले गांव और कस्बे से आता हो, लेकिन वो गांव और कस्बे की परिधि में नहीं है, तो उसका अनुभव संसार बड़ा है, उसका एक्सपोज़र बड़ा है, वो ज़्यादा स्मार्ट है, वो संसार को ज़्यादा बेहतर जानता है। इस तरह की बहुत सारी सकारात्मक बातें हैं और फिर उसका पढ़ने लिखने का दायरा बढ़ा है। जैसे विश्व साहित्य की 400 किताबें हमने छापी हैं और बहुत सारे युवा पाठक उसको खरीदते हैं और किनके लेखकों पर किनकी क्या छाप पड़ी है ये भी कुछ मुझे दिखाई पड़ता है। हालांकि लेखक इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, वो उसको अपनी मौलिक शैली ही बताएंगे। तो फिर हमने छापी है तो दूसरे प्रकाशनों में भी बहुत सारे अनुवाद छापे हैं। विश्व साहित्य हिंदी में बड़ी मात्रा में आज मौजूद है। तो लेखकों का संसार समृद्ध हुआ है और तकनीकी रूप से समृद्ध हुआ है। परंतु मेरे लिए प्रश्न ये नहीं है, दूसरा है मेरे लिए लेखन के स्मार्ट होने, अच्छा होने, लोकप्रिय होने और कम्युनिकेटिव होने, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन ये अल्टीमेट महत्व की चीज़ें नहीं हैं। अल्टीमेट महत्व किस चीज़ का है उसको मैं इस रूप में बताना चाहूँगा कि हम हिंदी के संदर्भ में देखें तो हम थोड़ा पीछे लौटना पड़ेगा कि जब हिंदी भाषा, हिंदी गद्य का निर्माण हुआ, वैसे तो हिंदी की परंपरा बहुत पुरानी है, भाई ब्रज, भोजपुरी, ये सारी चीज़ें हिंदी से जुड़ी हैं। लेकिन हम जब खड़ी बोली हिंदी की बात करेंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद से उसने जो नया रूप लिया और 30-40 सालों में जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद के रूप में हमने विश्व के स्तर का एक साहित्य रचा। तो वो 30-40 साल किसी भी भाषा के लिए बहुत कम होते हैं। उतनी तेज़ प्रगति और उसमें कामायनी जैसा महाकाव्य, गोदान जैसा उपन्यास, निराला जैसी कविताएं, ये सब कैसे संभव हो गए? ये क्या वो लोग कोई आसमानी प्रतिभा थे, कोई जादू था क्या? ऐसा नहीं था। उसका कारण था, उसके 2 कारण थे। एक कारण तो ये था कि जो खड़ी बोली हिंदी बन रही थी उसके पीछे संस्कृत भाषा और साहित्य से लेकर विद्यापति की मैथिल और सूरदास की ब्रज और तुलसीदास की अवधी की एक बड़ी विशाल परंपरा थी और वो सारी ध्वनियाँ, वो सारे संस्कार, वो सारे काव्य मुहावरे, वो सारी कल्पनाएं, छवियाँ हिंदी को विरासत में मिली, खड़ी बोली को। लेकिन इतने से काम नहीं चलता। मुख्य बात दूसरी थी। मुख्य बात ये थी कि भारत उस समय आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो एक सांस्कृतिक जागरण था, एक नया समाज, एक नया देश बनाने का सपना था और लेखक उसी भावना से प्रेरित होकर के अपने लेखन का या स्वयं का विकास कर रहे थे। तो वो जिस आदर्श का युग था, उस युग ने उस महान साहित्य के लिए पृष्ठभूमि का काम किया और भारत में हिंदी साहित्य, और हिंदी में ही नहीं, ये घटना बंगला
मलयालम, तमिल, पंजाबी, भारत की सारी भाषाओं में, उड़िया किसी न किसी स्तर पर घटी। आज़ादी के बाद धीरे धीरे वो प्रेरणाएं खत्म होती गई और एक नई प्रेरणा ने स्थान पाया। वो नई प्रेरणा थी कि भारत में, चीन और रूस में क्रांति हो चुकी है, भारत में क्रांति होगी। तो एक क्रांति का सपना था और नक्सलवादी मूवमेंट हुआ, उसका प्रभाव पड़ा साहित्य पर। तो मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, उसकी समीक्षा नहीं करूंगा, लेकिन आदर्श का एक दूसरा दौर शुरू हुआ। पहले स्वतंत्रता के आदर्श का दौर था, फिर मजदूरों के राज्य के आदर्श का दौर था। उससे प्रेरित रचनाकारों की एक पीढ़ी आई जिसकी सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्तियाँ हिंदी में मुक्तिबोध के रूप में आपको मिलेंगी। लेकिन उसके बाद जो तीसरा दौर शुरू होता है हिंदी साहित्य के, उसमें कोई बड़ा व्यापक सामाजिक और राजनीतिक स्वप्न नहीं है। लेखकों के पास ऐसे कोई बड़े व्यापक सामाजिक और राजनीतिक आदर्श नहीं है। तो कुल मिला के, और समाज में भी नहीं है, राजनीति में भी नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति होती है कि समाज और राजनीति में, भाई अब कोई स्वतंत्रता आंदोलन तो नहीं शुरू कर सकते, कोई नक्सलवादी मूवमेंट तो नहीं शुरू कर सकते कि लेखक बनने के लिए पहले स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया जाए, पहले नक्सलवादी। परंतु जब ऐसी स्थितियां होती हैं चुनौतीपूर्ण समाज और राजनीति के स्तर पर, तब लेखक का कर्तव्य ये होता है कि वो उन स्थितियों को, यानी मानव चेतना को, मानव स्वतंत्रता को उन्नत करने का अंतः संघर्ष करे और उससे प्रेरित होकर साहित्य रचे। तो हिंदी में उस प्रेरणा का अभाव होता गया है, हिंदी लेखन भी उस चीज़ से कटता गया है। तो उसके पास युग का आदर्श भी नहीं रहा है और वो युग के आदर्श को निर्मित कर सके ऐसा संघर्ष भी करने को तैयार नहीं रहा है। तो वो मुख्यतः व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से, व्यक्तिगत यश लिप्सा से, प्रचार प्रसार से और संस्थाओं से प्रभावित और प्रेरित रहा है। वो किसी तरह इस पूरे दौर में अपनी जगह बना लेना चाहता है, अपनी शिनाख्त बना लेना चाहता है। इससे ज़्यादा उसकी महत्वाकांक्षा नहीं है। उसकी महत्वाकांक्षा जयशंकर प्रसाद की महत्वाकांक्षा नहीं है, निराला की महत्वाकांक्षा नहीं है कि अभी न होगा मेरा अंत, और प्रेमचंद की महत्वाकांक्षा भी नहीं है। उसकी महत्वाकांक्षा नितांत, क्योंकि निराला, प्रसाद और प्रेमचंद की महत्वाकांक्षाएँ सामूहिक महत्वाकांक्षाएँ थीं और भारत के आत्मिक मुक्ति और सांस्कृतिक मुक्ति, बहुत तरह की मुक्ति के स्वप्न उसमें गुथे हुए थे। तो आज का लेखक जो है वो अपनी निजता के खोल में है। ये एक अंतर्विरोध है कि एक ओर तो वो बहुत संकीर्ण है, उसका मानस बहुत संकीर्ण है, उसके लिखने के उद्देश्य बहुत संकीर्ण है। दूसरी ओर उसका एक्सपोजर बड़ा है, उसका मानसिक क्षितिज बड़ा है और हिंदी भाषा उस लेवल पर पहुंच चुकी है विकास करते हुए कि आज उसके पास एक उन्नत भाषा मौजूद है। प्रसाद को और प्रेमचंद को भाषा बनानी पड़ी थी, मुक्तिबोध को भाषा गढ़नी पड़ी थी। आज के लेखक के पास न सिर्फ हिंदी की बनी बनाई परंपराएं भाषिक मौजूद हैं, बल्कि वैश्विक साहित्य की परंपराएं मौजूद हैं। तो जो जितना उद्यम कर ले वो उतना स्मार्ट लेखन कर लेता है और उसको फिर, लेकिन जो आप बेस्ट सेलर की बात कर रहे हैं तो बेस्ट सेलर तो वो भी नहीं होता है। बात यह है कि बेस्ट सेलर की हमारी परिभाषा क्या है। हिंदी में कोई भी किताब 500-700 से बिकना ज़्यादा मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा हुआ तो कोई एक किताब जो अगर राजनीतिक विषय पर है, हमने भी छापी ऐसी एक किताब, तो वैसी किताबें 8-10 हज़ार 5,000, लेकिन वो 300-400 किताबों में से कोई 1-2 किताब होती है। तो ये बेस्ट सेलर जो है वो हिंदी का एक बहुत बड़ा मिथक है जो पिछले 10 वर्षों में क्रिएट किया गया। मेरे विचार में हिंदी में कोई किताब बेस्ट सेलर नहीं है। अगर हम मुख्य धारा साहित्य की बात करें, गंभीर और अच्छी किताबों की बात करें, किसी ज़माने में हिंदी में वेद प्रकाश शर्मा की किताबें, सुरेंद्र मोहन पाठक की किताबें, प्रेम वाजपेयी, रानू, गुलशन नंदा की किताबें बेस्ट सेलर हुआ करती थी, लेकिन उसे हिंदी की साहित्य में नहीं माना जाता है। लेकिन हिंदी साहित्य में जिन लेखकों का नाम लें जो हिंदी के बड़े लेखक हैं, वो विनोद कुमार शुक्ल हों, उदय प्रकाश हों, मनोहर श्याम जोशी हों, कोई भी बड़े से बड़ा लेखक हो, वो हिंदी के बड़े लेखक हो सकते हैं, अच्छे लेखक हो सकते हैं और उनकी किताबें दूसरों की तुलना में ज़्यादा बिक सकती हैं, लेकिन बेस्ट सेलर वो भी नहीं है। तो ये थे हमारे साथ पत्रकार, लेखक, प्रकाशक आलोक श्रीवास्तव जी। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।